हमारे देश के मुसलमानों के वेलफेयर के लिए बनाए गए वक्फ बोर्ड पे आज की डेट में इंडियन आर्मी और रेलवेज के बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है। पर असल में आज भी हमारे देश का ज्यादातर मुसलमान तंगी से जूझ रहा है, इनफैक्ट भीख मांगने को मजबूर है। और ये बात मैं नहीं बल्कि ये मौलाना बोल रहे हैं, और इसी बात लेकर आज इन दोनों मौलानाओं में तगड़ा पंगा हो गया। मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, मुसलमान को टिकट नहीं देना चाहते। एक अल्पसंख्यक मिनिस्टर था, उसको खत्म कर दिया। मौलाना आजाद फाउंडेशन तो किरण रिजिजू क्या है? सुनो मेरी बात। बाकी जो क्रिश्चियन मंत्री है वो क्या है? सबसे बड़ी जो सिख मंत्री है वो क्या है? 1947 के बाद से अब तक जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है देश की, उसका माइनॉरिटी होती है। सरदार पटेल के शब्दों में तो ये तक कहा गया कि इसे माइनॉरिटी ना माना जाए, जो देश का विभाजन कर सकती है उसे माइनॉरिटी ना माना जाए। कोट एंड कोट सरदार पटेल। मौलाना यहाँ पर बैठे साजिद रशीदी साहब, आपको यह आवश्यकता कभी महसूस नहीं हुई कि एक भी गरीब इससे लाभान्वित नहीं हो रहा है? सरकार ग्रांट देती है तब इमाम को तनख्वाह मिलता है, तो आखिर मतलब क्या मतलब है वक्फ बोर्ड का साहब? इतनी संपत्ति होने के बाद इमाम को तनख्वाह जो सरकार दे रही है, भाई फिर तो वही बात आ गई ना, वक्फ बोर्ड तनख्वाह नहीं दे रही, सरकार दे रही है। स्ट्रक्चर कमेटी कहती है कि मुसलमान दलितों से बदतर है, और आप कहते हैं कि सेना और रेलवे के सबसे बड़ी संपत्ति आपके पास। साहब ये बात समझ से परे है, इतनी संपत्ति है और हमारे हाथ में कटोरा क्यों है, भीख क्यों मांग रहे हैं? दरअसल हमारे आज के डिबेट में ये मौलाना साजिद रशीदी हमेशा की तरह आज भी वक्फ बोर्ड के साथ में खड़ा हुआ था, वक्फ बोर्ड की तरफदारी कर रहा था, जिसको लेकर एक दूसरे मौलाना या फिर कहूं आम मुसलमान ने मौलाना साजिद रशीदी के धागे खोल दिए। बाकी क्या हुआ हमारे आज के इस बहस में, इस डिबेट में, आप खुद देखिए। मौलाना साजिद रशीदी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात कर लेता हूं। लेकिन बात करने से पहले साजिद साहब, मैं जो कुछ आंकड़े बता देता हूं जो दानिश ने कहे, क्योंकि ये तो सभी को पता है कि रेलवे और सेना के बाद वक्फ के पास सबसे ज्यादा जमीनें भारत में हैं। और सच्चर कमेटी जो कांग्रेस सरकार के दौर में बनी थी, विजय जी आप ध्यान से सुनिएगा, सच्चर कमेटी जो कांग्रेस सरकार के दौर में बनी थी, उस अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या है उस पर उसने इस पर अध्ययन किया था। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जो उस समय का आंकड़ा वो देते हैं, वो कहते हैं कि 1,20,000 करोड़ रुपए की संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास, वक्फ के पास है, और इससे आय हो सकती है 12,000 करोड़ रुपए सालाना। लेकिन इतनी संपत्ति से सिर्फ आय हो रही है 160 करोड़ रुपए। मतलब सच्चर कमेटी का यह कहना था कि जिससे 12,000 करोड़ रुपए मुस्लिम समाज की आय हो सकती है, वहां से सिर्फ रेवेन्यू जो है वो 160 करोड़ रुपए मिला है। और आगे सच्चर कमेटी यह कहती है कि इस जो 1,20,000 करोड़ रुपए की उस समय जो कुल संपत्ति थी वक्फ की, उससे 10% आय होना चाहिए थी, लेकिन ये आय सिर्फ 0.13% हो रही है। तो ये साजिद साहब, ये पैसा जा कहां रहा है? और अगर आय बढ़ जाएगी, ये आय अगर 12,000 करोड़ रुपए हो जाएगी, तो मुस्लिम समाज के तो काम आएगी, ये अनाथ बच्चों के काम आएगी, शिक्षा के क्षेत्र में काम आएगी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम आएगी। मुस्लिम बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, IAS IPS बनेंगे। तो दिक्कत क्या है इसमें आपको? देखिए, कुछ गलत बातें फैलाई जा रही हैं समाज में जी। जैसे अभी DK दुबे ने 2-4 बातें ऐसी कह दी जिसका वक्फ एक्ट से, वक्फ बोर्ड से कोई लेना देना ही नहीं। ठीक, जैसे मैं आपको शुरू से बताता हूँ। 1954 में वक्फ एक्ट बना, ठीक है। उसके बाद में सरकार ने एक सर्वे किया पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर, और ये देखा कि वक्फ प्रॉपर्टीज कहाँ कहाँ है। सर्वे में एक रिपोर्ट बनी, रिपोर्ट सरकार को पेश हुई। 1970 में एक गजट आया, ठीक है, जिस गजट की कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक, ये गजट है, इसमें ऊपर भारत सरकार लिखा है, नीचे दिल्ली सरकार भी लिखा है, क्योंकि दिल्ली की प्रॉपर्टियों के लिए जी। इसमें बता दिया गया, सरकार ने बताया, मुस्लिम कमेटी ने नहीं बताया, सरकार ने बताया ये जगह ये जगह ये जगह ये वक्फ बोर्ड की है, वक्फ प्रॉपर्टीज हैं ये। बात खत्म हो गई। उसके बाद में सरकार आ जाती है 2014 में बीजेपी की। ठीक, वक्फ बोर्ड के हजारों केस मैं आपको बता देता हूं। CO ने 54 के नोटिस दिए, ना SDM ने सहयोग किया, ना दिल्ली पुलिस ने सहयोग किया, क्योंकि दिल्ली पुलिस सरकार के अंडर में, केंद्र सरकार के अंडर में कोई सहयोग नहीं हुआ, कोई प्रॉपर्टी हम वापस नहीं ले पाए। नंबर एक बात। दूसरी बात, दिल्ली, चूंकि हम दिल्ली में बैठे हैं, मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर लेता हूं, भारत तो बहुत बड़ी जगह है। ये कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली प्रॉपर्टी 29 बीघा, 1 बीघा, 2 बीघा, 8 बीघा, 7 बीघा, 26 बीघा, 13 बीघा, ये करीब 250 बीघे जमीन है, करीब 250 बीघे जमीन। ये लिस्ट मेरे पास है। ये 250 बीघे जमीन दिल्ली वक्फ बोर्ड की केंद्र सरकार, आर्मी, रेलवे, NDMC, DDA और दिल्ली सरकार और उसकी एजेंसियों के पास है। इसका जवाब ले लेते हैं। एक मिनट सुनिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं ये कहना चाहता हूं, बीजेपी सरकार बिल्कुल ईमानदार है मुसलमानों के प्रति, और वो इसमें सुधार चाहती है। मैं ये कहना चाहता हूं, दानिश भाई यहाँ बैठे हैं, दानिश भाई अपनी सरकार तक ये बात पहुंचाएं कि ये जो हमारी प्रॉपर्टी है दिल्ली वक्फ बोर्ड की,
ये दिल्ली वक्फ बोर्ड को वापस कर दी जाए। ठीक। अगर दिल्ली वक्फ बोर्ड को सरकार ये वापस नहीं करती तो कम से कम आज के सर्किल रेट के हिसाब से इनका किराया दे दे। ठीक, जायज बात है, मेरी गलत तो नहीं। दूसरी बात, अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, पिछले 10 साल से सारा देश देख रहा है, सारी दुनिया देख रही है। मेरा इसमें एक छोटा सा काउंटर सवाल है कि 30 अगर ये 250 सेकंड। बीघे का मामला है तो आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? 30 सेकंड में पूरी कर लूं। नहीं, आप हाईकोर्ट क्यों मैं नहीं गए? बताऊंगा। इतना अन्याय हो सही रहा बात है है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के साथ, तो कोर्ट क्यों नहीं जा रहा सर मैं बताऊंगा हाईकोर्ट का भी, मैं बताऊंगा आपको। जी। पिछले 10 साल में ये सरकार, जिस सरकार को मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, नहीं, मुसलमान वोट देता भी तो नहीं है ना। सुन लो मेरे भाई, देखो बात काटा नहीं, अब आप बोल रहे थे, सुन लो, काट सुना रहा हूं, मतलब मैं आपकी 30 बात कह रहा हूं। सिर्फ 30 सेकंड में बात पूरी करूंगा, सुन लो। मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, मुसलमान को टिकट नहीं देना चाहती, एक अल्पसंख्यक मिनिस्टर था उसको खत्म कर दिया, मौलाना आजाद फाउंडेशन, अल्पसंख्यक तो किरण रिजिजू जी क्या है? सुनो मेरी बात, बाकी जो क्रिश्चियन भाई साहब, मंत्री हैं वो क्या जो है? सबसे बड़ी वो जो minority है, सिख मंत्री हैं वो क्या है? 1947 के बाद से अब तक जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है देश की, उसका माइनॉरिटी होती है। और सरदार पटेल के शब्दों में तो ये तक कहा गया कि इसे माइनॉरिटी ना माना जाए, जो देश का विभाजन कर सकती है उसे माइनॉरिटी ना माना जाए। यही तो कोट बात एंड है। कोट सरदार पटेल, दिक्कत कोट एंड पता कोट क्या सरदार है? पटेल। सर, दिक्कत पता क्या है, जब हम सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं तो आप जैसे लोग बीच में आ जाते हैं। मतलब सरकार तक हमारी बात जाती नहीं, सरकार को घेरिए। और आप जितने सरकार सवाल तक पूछ हमारी रहे बात हैं, जाती नहीं। मैं आप जितने सवाल, आप हाईकोर्ट का जिक्र आप कर खुद रहे कह रहे हैं हो। सबसे बड़ी माइनॉरिटी, जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी देश का बंटवारा कर सकती है, कोट एंड कोट सरदार पटेल के शब्दों में, उसे माइनॉरिटी कैसे कहा जा सकता है? सरदार पटेल ने कहा है। अच्छा तो एक काम कर दीजिए, भगा दीजिए मतलब जो मुसलमानों को। छोट नहीं, भगाने की बात नहीं हो भगा रही। दीजिए ना। नहीं, भगाने की बात नहीं हो अगर रही। ठीक कोट है, एंड कोट आप लाना चाहते हैं तो भगा पाकिस्तान दीजिए। बनाने के बाद भी आप रहे नहीं, यहाँ पर, भगा कोई दीजिए। दिक्कत नहीं है। अच्छा, रह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये पाकिस्तान एहसान बनाने के आपका- बाद ये भी आपका अगर एहसान है। मुसलमान, ये नहीं आपका एहसान एहसान क्या है? है। पाकिस्तान रह रहे बनाया हैं। था ना, हाँ, पाकिस्तान तो रह भारत में रहने वाले भाई साहब, मुसलमानों ने बनाया सुनिए, था। आपको नहीं, एक चीज़ पाकिस्तान बनाने वाले रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर के मुसलमान नहीं थे, कराची के सभी मुसलमान नहीं थे, के भारत के हिंदुस्तान मुसलमान थे। 1945-46 के अब चुनावों के देखिए, नतीजे इतना देख डिफरेंट- लीजिएगा। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता 95% मुसलमानों ने, 90 से 95% मुसलमानों ने मुस्लिम लीग और पाकिस्तान के समर्थन में 45-46 के चुनाव में वोट दिया है। मेरी बात सुन लेंगे? हाँ देखिए, ठीक है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जी। पिछले 10 साल में सारे बिल ये सरकार मुसलमान के लिए ही क्यों लाती है? हिंदू के लिए एक बिल लाई है जो भर भर के वोट दे रहा है इसको। मैं हाफिज गुलाम सरवर साहब को यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा। काफी देर से उन्होंने बातचीत सुनी, आपने मौलाना साजिद रशीदी की बातचीत सुनी। आपको लगता है कि क्या ये जो सरकार कानून ला रही है, जो बदलाव ला रही है, उससे सही में सुधार होगा? और क्या जो वक्फ बोर्ड का जो अभी तक जो सिस्टम रहा है, क्या उससे कोई आम जो मुसलमान है उसको फायदा होता है या नहीं होता है? देखिए, आज जो मुस्लिम लीडरान हंगामा कर रहे हैं, इनसे ये सवाल मैं करता हूं कि आपने कोई ड्राफ्ट सरकार को दिया क्या? आपको ये आवश्यकता कभी महसूस नहीं हुई कि एक भी गरीब इससे लाभान्वित नहीं हो रहा है? सरकार ग्रांट देती है तब इमाम को तनख्वाह मिलता है, तो आखिर मतलब क्या मतलब है वक्फ बोर्ड का? मतलब इतनी संपत्ति होने के बाद इमाम को तनख्वाह जो सरकार दे रही है, भाई फिर तो वही बात आ गई ना, वक्फ बोर्ड तनख्वाह नहीं दे रही, सरकार दे रही है। अच्छा ये मुझे गलत, बताइए गलत, बिल्कुल। कि किस तरह के घोटाले होते हैं, किस तरह से कार्य करते हैं, इसके लाभार्थी कौन होते हैं? ये पूरा इकोसिस्टम जो वक्फ बोर्ड का बना हुआ है, काम कैसे करता है हाफिज साहब? 10 सेकंड। जी जी। मौलाना यहाँ पर बैठे हैं, साजिद रशीदी साहब, बहुत सक्रिय रहते हैं। पूछिए कि दिल्ली में कई महीने इमाम के तनख्वाह रुके रहे, क्या कारण था? क्यों रुके रहे? वक्फ बोर्ड की मस्जिद के इमाम की बात कर रहा हूं। इसका मतलब त्रुटियां, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का तो कुछ नहीं रुक रहा, वो तो 1 करोड़ से 2 करोड़, 10 करोड़ और 100 करोड़ तक की मिल्कियत तक की खबर आ रही है कि वो 100 करोड़ के भी मालिक हो चुके हैं, और कई मुकदमे ईडी सीबीआई सब उनके ऊपर हो चुके हैं। ये जो लेकिन मैं आपको हाफिज साहब रोक रहा हूं, जो ये जो ओवैसी साहब भी बार बार बोल रहे हैं, तो ये आरोप भी लगते हैं कि इनके परिवार के पास भी 300 करोड़ वक्फ की जमीन है, इसलिए इस तरह से संसद में रिएक्ट कर रहे हैं। इस आरोप पर क्या कहेंगे? नहीं तो इनको चाहिए कि ये मुस्लिम आवाम के बीच अपनी संपत्ति का डिक्लेरेशन कर दें, घोषणा कर दें और बता दें कि हम पर जो भी इल्जाम लग रहे हैं वो गलत लग रहे हैं। दिल्ली और दिल्ली के अलावा पूरे भारत में मुस्लिम संगठनों ने ही वक्फ की संपत्तियों को मौजूदा सरकारों से मिलकर, जो अभी कहा जाता है कि सेना ने कब्जा कर लिया, फलाना ने कर लिया, तो जिसकी सरकार रही उनके लीडरों ने कब्जा किया, लेकिन मिलकर 50-50 पार्टनर है ये लोग हैं, जिसकी वजह से गरीब मुसलमानों को फायदा नहीं मिला। स्ट्रक्चर कमेटी कहती है कि मुसलमान गरीबों से बदतर है, और आप कहते हैं कि सेना और रेलवे के बाद सबसे बड़ी संपत्ति है आपके पास। साहब ये बात समझ से परे है, इतनी संपत्ति है और हमारे हाथ में कटोरा क्यों है, भीख क्यों मांग रहे हैं? ये सवाल हम किससे पूछे? मोदी जी से पूछे या जिन्होंने 75 साल तक रहनुमाई की है उनसे पूछेंगे? आप बताइए हम किन से पूछे ये सवाल? सवाल किसी से भी पूछो पर जवाब यही है कि वक्फ बोर्ड के नाम पर आपका
काटा जा रहा है, आपको उल्लू बनाया जा रहा है और इस सब में आपके ही रहनुमा यानी कि वो लोग जिन्हें आप वोट देते हो उनका हाथ है। वो लोग सड़कों पर आपको उतारे रहेंगे, आपको भड़काए रहेंगे, पर उस वक्त वोट से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको मतलब कि आम मुसलमान को, किसी कॉमन मुसलमान को सब कुछ ये नेता ही खा जाएंगे और आप बस देखते रह जाओगे, आप बस पिटते रह जाओगे, आप बस गालियां खाते रह जाओगे। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।